जय हिंद। देखिएगा, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट का जो सिलेबस है उसको देखने वाले हैं, जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है जिसको सीटेट बोला जाता है। उसका जो है कि सिलेबस हम लोग देखेंगे। तो आइए कुछ सामान्य बातें जान लेते हैं सीटेट के बारे में और इसका सिलेबस को विस्तार पूर्वक देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है MK सोनी एजुकेशन। हर घर में शिक्षा, हर गली में शिक्षा, फ्रॉम MK सोनी एजुकेशन चैनल ग्रुप। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आइए देखते हैं बाल विकास। तो देखिएगा, बाल विकास जो कि है 30 नंबर का पूछा जाता है। बाल विकास जो बालक का जो कि ग्रोथ होता है वो कैसे होता है, इससे संबंधित होता है बाल विकास, वो 30 नंबर का पूछा जाता है। पर्यावरण जो कि इन्वायरमेंटल स्टडी होता है, जो कि आसपास के वातावरण के बारे में पढ़ना होता है, वो कि 30 नंबर के पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद गणित जो है कि गणित 30 नंबर के पूछा जाता है, जिसमें 15-15 पेडागोजी और क्या होता है कंटेंट होता है। ठीक है, 15-15 करके। उसके बाद है गणित 30 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद हिंदी जो है कि 30 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद हिंदी या संस्कृत जो ये हुआ भाषा 1 हुआ, और ये जो कि हिंदी या संस्कृत होता है भाषा 2 होता है, जो कि 30-30 नंबर का था। या तो आप हिंदी लीजिए या तो संस्कृत लीजिए, या फिर जो कि बहुत तरह की भाषा है, मैथिली है, बंगला है, इत्यादि बहुत तरह की भाषा है जो कि ले सकते हैं। मोस्टली जो सीटेट स्टूडेंट होते हैं वो कि इंग्लिश या फिर हिंदी लेते हैं सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। ठीक है। उसके बाद आइए जानते हैं कि टोटल 150 प्रश्न होते हैं और जिसको 150 मिनट में उत्तर देने होते हैं। ठीक है। सीटेट का परीक्षा वर्ष 2021 में ऑनलाइन हो रहा है। देखिएगा, वर्ष 2021 से पहले सीटेट का जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन होता था। ठीक है, जो कि OMR गोला भरने वाला होता था, लेकिन 2021 से ये ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, यानी इसका वैल्यू पूरा देश में समान रूप से होता है। जो कि सीटेट होता है, जो कि दोस्तों सीटेट होता है, यह जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। आप बीएड या डीएलएड कर लीजिएगा, उसके बाद ये एग्ज़ाम देना होता है सीटेट का। ठीक है। तो ये होता है। ठीक है, इसका वैल्यू पूरा देश में समान तौर से होता है। सीटेट में ज़्यादातर प्रश्न थिंकिंग वेस्ट आता है, जिसे हम समझ बूझ से दे सकते हैं। सीटेट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, या आते भी है तो बहुत न के बराबर आते हैं। ठीक है। जो कि थिंकिंग बेस्ड होता है, जो कि थिंकिंग पर आधारित होता है। जैसे एक बच्चा अगर क्लास में अनैतिक व्यवहार कर रहा है तो उसे किस प्रकार आप समझाइए, एक ऑप्शन दिया रहेगा, उसे हेडमास्टर से शिकायत करेंगे, उसके मतलब माता पिता को उसका शिकायत करेंगे। तो इस तरह से थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, आप अपने सूझबूझ से उसको दे सकते हैं। ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम दिखने को मिलता है। ठीक है। हर सेक्शन में 15 शिक्षण शास्त्र के और 15 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे देखिए, 30 नंबर के सीडीपी अगर पूछ रहा है, 30 नंबर का अगर सीडीपी है तो इसमें 15-15 करके बटा हुआ रहता है, जो कि 15 होता है पेडागोजी रहता है शिक्षण शास्त्र, और 15 रहता है कंटेंट। शिक्षण शास्त्र का मतलब हुआ कि बच्चों को आप किस तरह पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो रहता है। उसके बाद अगर बात की जाए कि हर चैप्टर में 15-15 हो जाता है। उसके बाद सीटेट की परीक्षा 6 महीने पर होता है, जिससे डीएलएड बीएड किए हुए अभ्यर्थी इसमें या अफेयरिंग अभ्यर्थी उसमें शामिल होते हैं। क्योंकि सीटेट होता है हर 6 महीना पे होता है, लेकिन ये कोरोना काल में जो कि है ईयरली हो रहा है। ठीक है, हर साल में हो रहा है, लेकिन इसका प्रावधान है कि हर 6 महीना में होता है, अगर प्रीवियस डाटा देखा जाए तो। ठीक है। आइए अब मोस्टली मेन बात देख लेते हैं कि सीटेट का सिलेबस क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र जो कि 30 नंबर का पूछा जाता है, और 15 नंबर का कंटेंट रहता है, और 15 नंबर का पेडागोजी यानी पढ़ाने की तरीका रहता है। अब आइए 15 नंबर में देखते हैं कि जो 15 नंबर है, फर्स्ट है बाल विकास प्राथमिक स्तर का बालक के लिए। इसमें क्या क्या पूछा जाता है देखिएगा, एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझाएंगे। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा बनने वाला है, लेकिन आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। इसे आप नोट कर ले कॉपी में और अपना स्टडी टेबल के सामने चिपका ले, ताकि आपको पता रहे कि हाँ, हमको क्या क्या पढ़ना है। पहला, बाल विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध, यानी बच्चों की बाल विकास क्या है, बाल विकास क्या है, और उससे बच्चा अधिगम यानी कि बच्चा कैसे सीखता है, इसके बारे में बताना है। दूसरा, बाल विकास के सिद्धांत, यानी बालक का विकास कैसे होता है,
बालक का विकास जो कि कैसे होता है, जैसे दिशा के अनुसार होता है बालक का विकास, कैफेलोकेटलॉग और प्रोक्सिमो डिजिटल इत्यादि होता है। या बालक का विकास जो कि सिर से पैर की ओर होता है या पैर से सिर की होता है, यही सब इसमें देखा जाता है। कुल 10 वो सिद्धांत जो कि इस चैनल पर भी डाला हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तीसरा है कि वंशानुक्रम, अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, यानी कि जो बच्चा का हेरिडिटी होता है, जो जीन होता है और उसका जो वातावरण होता है, उसको बच्चा को कैसे इफेक्ट करता है, इन बच्चा को कैसे प्रभावित करता है, उसका पर्यावरण जो कि मित्र मंडली और बहुत सारा चीज़ कैसे उसको प्रभावित करता है, वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है कि सामाजिकरण प्रक्रिया और सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण, यानी कि जो बच्चा के समाज में बच्चा कैसे कैसे सीखता है, उसी को समाजीकरण कहते हैं। तो बच्चा का समाजीकरण कैसे होता है उसके बारे में बताना है। उसके बाद है मेन और वीवीआई है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की का निर्माण और विवेचित संदर्भ, यानी कि जो पियाजे है, पियाजे साहब हैं, आप लोग पढ़िएगा तो आएगा, एक पियाजे साहब हैं, इन्होंने बच्चा का विकास कैसे कैसे होता है उसके बारे में बताए हैं कि बच्चा 1 से 2 साल में 0 से 2 साल में बच्चा कौन कौन क्रियाएं करता है, उसके बाद उनका 4 अवस्थाएं हैं, उसके बारे में बताए हैं। कोहलबर्ग है, ये नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिए, यानी कि बच्चा का जो समाज में नैतिक विकास कैसे होता है उसके बारे में कोहलबर्ग बताए हैं। और वाइगोस्की जो है कि बच्चा के सामाजिक विकास कैसे होता है इसके बारे में बताया है। तो ये 3 थ्योरी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट की दृष्टि से। उसके बाद बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा, यानी कि जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है, बच्चे प्रधान होते हैं, बच्चे को प्रधान मानना है। और प्रगामी प्रगामी शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि बच्चा जो नया शिक्षा है, जो शिक्षा प्रोग्रेस कर रहा है उसके बारे में बच्चे को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, यानी कि जो बुद्धि होता है, इंटेलिजेंस पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है कि बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुआयामी बौद्धिकता, यानी कि बुद्धि के बहुत सारा आयाम होता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है भाषा और चिंतन, जो भाषा क्या होता है, तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता को भाषा बोलते हैं। और चिंतन जो है, समस्या जब आता है तो बच्चा चिंतन करता है उसको, तो ये चीज़ पढ़ना है। बहुत डीपली नहीं पढ़ना है दोस्तों, बहुत कम कम पढ़ना है, और इसी से सीटेट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आप सिलेबस कवर अच्छे से कर रहे हैं तो सीटेट में 25+ इसमें आ जाएगा, 30 में 25+, इवन कभी कभी 30 भी आ सकता है, ठीक है। सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक उपहार, तो ये आप लिख लीजिए। देखिए, स्टडी टेबल के सामने आप सिलेबस लिख लीजिए और सिलेबस के एक एक वर्ड को यूट्यूब पर सर्च मार के पढ़िए, ठीक है। ये पढ़ने का सही तरीका होता है। शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभेद और भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म की विविधता पर आधारित विवेचित समझ, यानी कि जो बच्चा का लिंग विभेदीकरण होता है, यानी कि लिंग जो कि समाज में परछाया गया है कि लिंग पर आधारित बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, लिंग पर आधारित प्रश्न, तो वो इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दें कि नेक्स्ट है अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर संबंध, यानी कि जो अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी जो मूल्यांकन का विभिन्न प्रकार है, ठीक है, उसको इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि शिक्षार्थी की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन, यानी कि जो मूल्यांकन होता है, बच्चा का जो मूल्यांकन होता है, जो कि हम लोग टेस्ट बोल सकते हैं, वार्षिक 6 महीना पे जो टेस्ट लेते हैं, वो किस तरह करना चाहिए, ठीक है, उसी के संदर्भ में ये टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरह से इस टॉपिक से, इतना टॉपिक से 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। और जो 15 यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछाएगा, यहाँ से अब पेडागोजी शुरू हो जाता है। 5 नंबर यहाँ पे और 10 नंबर यहाँ पे, टोटल मिला के 15 नंबर यहाँ से पेडागोजी शुरू हो जाता है। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, तो इसमें जो 5 नंबर का पूछा जाता है समावेशी शिक्षा, जो कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी बच्चों का समावेश करके शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, यानी कि जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। गैर लाभप्रद और अक्सर
अवसर वंचित विद्यार्थियों के सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को समझना, यानी कि जो कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हैं उसके आवश्यकताओं को समझा जाए, इसके बारे में ये टॉपिक है। ठीक है, तो ये 5 नंबर के समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बालक के बारे में 5 नंबर के आता है। ठीक है, उसके बाद है कि अध्यापन, अधिगम और अध्यापन, यानी कि जो लर्निंग होता है और जो अध्यापन होता है पढ़ाने का तरीका, उसके बारे में है। देखिए, बालक किस प्रकार सोचता है, सीखता है, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होता है, यानी कि बालक का असफलता के कारण पर यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालक की अधिगम कार्यनीति और सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम अधिगम में सामाजिक संदर्भ, यानी कि जो कार्य नीति यानी कि अधिगम की जो विधियाँ है, टीचिंग मेथड है, उसके बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद है यह एक समस्या समाधान करता है एवं वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक, यानी कि बालक जो होता है खोजबीन में लगा रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है कि बालक में अधिगम, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियाँ को पहचानना। तो बालक की जो जो गलतियाँ होती है उसको पहचान कर उसका निदान करना, ये इस टॉपिक में पढ़ना। बोध और संवेदना, बोध और संवेदना इसमें पढ़ना है, यानी बालक का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इसको बार बार बोल रहे हैं कि उतार लीजिए और स्टडी टेबल के सामने चिपकाइए और एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके पढ़िए, आराम से आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा। प्रेरणा और अधिगम, नेक्स्ट टॉपिक है प्रेरणा। तो मोटिवेशन बच्चों में कैसे लाना है और बच्चा लर्निंग कैसे करेगा, इसके बारे में समझाना है। नेक्स्ट है अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और पर्यावरणीय। ठीक है, तो इस तरह से 30 नंबर का सिलेबस था सीडीपी का। आइए आगे देखते हैं कि पर्यावरण, यानी कि ईवीएस का जो 30 प्रश्न पूछा जाता है उसमें कौन सी पूछा जाता है। ठीक है, ईवीएस का जो 30 प्रश्न पूछा जाता है वो तो सीडीपी हम लोग जान गए कि सीडीपी का क्या सिलेबस है, उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ईवीएस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लग रहा हो ये वीडियो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, तो जल्दी से इस परिवार से जुड़े और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि पर्यावरण के बारे में जानते हैं कि विषय वस्तु, यानी कि जो कॉन्सेप्ट होता है उससे 15 प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, विषय वस्तु में क्या क्या पढ़ना होता है कि परिवार और मित्र। ठीक है, तो परिवार के और मित्र के अंतर्गत हम लोग को संबंध पढ़ना होता है। उसके बाद कार्य और खेल पढ़ना होता है। उसके बाद पशुओं के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद पौधे के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, पशुओं के बारे में बहुत ही बेसिक पढ़ना होता है कि हाँ बाघ कैसे अपने गंध से अपने क्या बोलते हैं ये दोस्त को पहचान लेता है, और चींटियाँ अपनी गंध से अपने मतलब ग्रुप को पहचान लेता है। तो इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भोजन पढ़ना है कि किस जगह कैसा कैसा भोजन खाया जाता है। ठीक है, आश्रय पढ़ना है, यानी कि आश्रय का मतलब ये हो गया कि जो कि आंध्र प्रदेश में घर कैसा है, लद्दाख में घर कैसा होता है। ठीक है, तो लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, वहाँ पे घर पत्थरों का बना होता है। तो इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, पानी के बारे में पढ़ना है कि राजस्थान में कुओं में पानी को जमा करके रखा जाता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स से पढ़ना है पानी उनी के बारे में। ठीक है, उसके बाद भ्रमण के बारे में पढ़ना है। भ्रमण में एक भारत का चित्र बना है, भारत के चित्र में पूछा जाता है कि हाँ ये ईस्ट वेस्ट हो गया, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली है तो यहाँ पे दिल्ली से गुजरात का किस दिशा में, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं ईवीएस में। नेक्स्ट है कि वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं और करते हैं, तो ये सब जो कि एनसीईआरटी क्लास 3rd to 5th, तीसरा से लेके 5वां तक का आप बुक पढ़िएगा एनसीईआरटी का, तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और आराम से आप ये सब देख सकते हैं और ये सब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये सब सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें कि हाँ सर ये टॉपिक भी आप कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापन संबंधित मुद्दे, जो 15 नंबर का ईवीएस में 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। जैसे ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस क्या है, तो चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण में
सामाजिक विज्ञान, गणित सब आते हैं। तो इस तरह से ईवीएस की अवधारणा को पढ़ना है। ईवीएस का महत्व और एकीकृत ईवीएस, तो वही है ईवीएस का क्या क्या महत्व है, बच्चा को क्यों हम ईवीएस पढ़ाते हैं, और एकीकृत यानी कि एकीकृत उपागम यानी ईवीएस के अंदर क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये पढ़ना है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा। तो पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा में बहुत अंतर है, तो ये दोनों अंतर को जानना है। उसके बाद अधिगम सिद्धांत, तो अधिगम सिद्धांत जानना है। उसके बाद विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान होता है और विज्ञान होता है आपस में कैसे संबंधित है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये जानना है। उसके बाद है अध्यापन प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, तो ये अपने पढ़ाने का क्या दृष्टिकोण है, ये जानना है। क्रियाकलाप, जो कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा उसमें क्रियाकलाप दिया हुआ रहेगा, तो वो जानना है। उसके बाद प्रयोग और व्यवहारिक कार्य, तो आपको जो प्रयोग और व्यवहारिक कार्य होता है वो भी ईवीएस में पूछा जा सकता है। उसके बाद चर्चा, ईवीएस में ग्रुप लर्निंग जिसको बोलते हैं वो। उसके बाद है ईवीएस में आपको बता दें कि सीसीई, सीसीई यानी कि कंटिन्यूअस इवेल्युएशन ऐसा कुछ करके है, तो वो पढ़ना है, ठीक है, यानी कि मूल्यांकन के तरीके जो है वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है कि शिक्षा सामग्री और उपकरण, यानी कि टीएलएम जो होता है, टीएलएम जो होता है ये पढ़ना है, ठीक है, टीएलएम जो होता है वो पढ़ना है। उसके बाद है कि समस्याएं जो है कि ये पढ़ना होता है। तो बहुत ही बेसिक बेसिक सिलेबस है दोस्तों। हम लोग तो इसको, हम लोग जब तैयारी करते थे तो बहुत ज़्यादा डीप में पढ़े थे इसको, ठीक है, अभी भी हम लोग को याद है कि बहुत ही डीप में पढ़े थे, ठीक है। अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है तो हमको बोलिए, एक बार एक एक वीडियो करके हम सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है गणित विषय। दोस्तों गणित पढ़ाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहा है, अगर लगे कि हाँ कुछ समझाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, बहुत सारे बच्चों को सिलेबस पता नहीं, इवन मेरा दोस्त लोग है उस वो लोग भी बोलता नहीं सिलेबस क्या है, हम बोले पागल तुमको सिलेबस पता नहीं है अभी तक। तो ये सिलेबस जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। गणित में कौन सी कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट में 15 नंबर का और पेडागोजी में 15 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट का 15 नंबर क्या क्या पूछता है। ज्यामिति पूछा जाता है, जो बेसिक होता है ज्यामिति में, देखिए नाम दिया हुआ है ज्यामिति लेकिन पूछता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज, वर्ग और आयत, ये तीन चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आकार और स्थानीय समझ, जो कि बच्चों का आकार होता है, जैसे त्रिभुज का आकार ऐसा करके, वर्ग का आकार, ठीक है, तो ये सब आकार का पढ़ाना है। तो ये सब आकार के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे चारों ओर विद्यमान पदार्थ, यानी कि इसमें 3D की बात की जा रही है, तो जो कि हमारा 3D में जो कि घन होता है, घन होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है, घनाभ के बारे में पूछा जा सकता है, ये चीज़ 3D को पढ़ना है। उसके बाद संख्याएँ जो है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राइम को प्राइम, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद जोड़ और घटाव, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन रहता है। उसके बाद गुना, उसके बाद विभाजन, उसके बाद मापन, भार, समय, समय से जो है कि पूछा जाएगा, ऐसे एक ट्रेन ऐसे इतना बजे आ रहा है, एक वो इतना बजे स्टेशन पर पहुंचा, तो बताइए यात्रा में कुल कितना समय लगा, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद परिमाप, परिमाण यानी कि जो कि वो माप तौल से संबंधित पूछा जा सकता है। उसके बाद आंकड़ा प्रबंधन में हो जाता है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, तो ये माध्य ज़्यादा से पूछा जाता है, ज़्यादातर माध्य पूछा जाता है, ठीक है। तो ये, उसके बाद पैटर्न, जो कि विभिन्न तरह का शेप होता है, कि पूछेगा कि मान लीजिए ये है और ये है और ये है, इसमें दो है तो इसमें 4 त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें 6 त्रिभुज है, ठीक, इसमें क्या 6 त्रिभुज है, तो इस तरह से इसके 20वें नंबर पर कितने त्रिभुज होगा, तो इस तरह से शेप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद राशि जो है, पैसा के बारे में बोलेगा कि मोहन है जो कि अपना इतना रुपया इस पे खर्च कर रहा है, इतना रुपया इस पे खर्च, बताइए उसका कुल व्यय, उसका कुल बचत कितना होगा। तो इस तरह से बचत उचत संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कंटेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद आइए पेडागोजी देखते हैं। तो पेडागोजी में गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन तथा तर्क शक्ति, पैटर्न और अर्थ निकालने, अधिगम से कार्यनीति और समझ, यानी कि जो तार्किक चिंतन होता है, जो गणित में जो गुना करने की प्रक्रिया, ये जो चिंतन करता है बच्चा, वो पढ़ना है। उसके बाद पाठचर्या में गणित का स्थान, जो कि पाठचर्या में गणित का क्या स्थान है, गणित बच्चे के क्यों पढ़ाते हैं, वो पढ़ना है। उसके बाद है कि गणित की भाषा,
तो गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि गणित सब जगह सेम होता है, इसलिए गणित की भाषा क्या है, सार्वभौमिक है। गणित की भाषा क्या है, सार्वभौमिक है, ठीक है, सार्वभौमिक होता है। उसके बाद बहुत तरह से इसमें पढ़ना होता है, आप लोग बोलिएगा तो सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद सामुदायिक गणित पढ़ना होता है, यानी कि समुदाय के, यानी कि समुदाय में, तो सामुदायिक गणित यानी कि समुदाय में बच्चे गणित कैसे सीखते हैं, किस तरह एक दुकानदार का लड़का गणित में बहुत ही तेज हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग सीखते हैं। उसके बाद औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धति से मूल्यांकन, माध्यम से मूल्यांकन, यानी कि बच्चा का जो फॉर्मल इवेलुएशन होता है और इनफॉर्मल इवेलुएशन होता है वो कैसे होता है। उसके बाद शिक्षण की समस्याएं, जो बच्चा पढ़ते समय कि बच्चा के सामने क्या क्या समस्याएं आती है, ये त्रुटि विश्लेषण और अध्ययन एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, और जो है कि बच्चा में त्रुटि होता है तो उसका विश्लेषण करना है और अध्ययन एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलुओं को देखना है, बच्चा कैसे अध्ययन कर रहा है, कैसे अध्यापन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, जो रिमेडियल टीचिंग की बात की जा रही है, जो कि बच्चा का निदान हम लोग कैसे करेंगे, उपचार, अगर बच्चा मान लीजिए टेबल नहीं सीख रहा है तो उसका उपचार हम लोग कैसे करेंगे। तो इस तरह से गणित का सिलेबस है। तो हम लोग सीडीपी कंप्लीट कर लिए, सीडीपी का सिलेबस पूरा देख लिए, सीटेट का ऑफिशियल साइट से सिलेबस लिया गया, ठीक है, आलतू फालतू सिलेबस नहीं है। तो सीडीपी कंप्लीट कर लिए, ईवीएस, सीडीपी हो गया, ईवीएस, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, एमएटीएच मैथ हो गया। उसके बाद 3 गो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद 2 गो है, भाषा 1, भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 और भाषा 2 में देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं। देखिएगा, भाषा 1 में मैक्सिमम बच्चा हिंदी लेता है, तो हिंदी में अपठित अनुच्छेद को पढ़ना और 2 अनुच्छेद, एक गद्य एवं नाटक, एक कविता जिसमें बोधगम्य एवं व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होते हैं। यानी कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, एक जो है कि पैराग्राफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस पैराग्राफ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ के और उसी में से ढूंढ के प्रश्न पूछना है, और उसी में जो है व्याकरण से संबंधित 1-2 प्रश्न डाल दिया जाएगा और वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप भाषा 1 में गणित ले रहे हैं, तो भाषा 1 में सॉरी हिंदी ले रहे हैं, तो आपको एक गद्य आएगा और एक पद्य आएगा, यानी कि एक कविता आएगा और एक नाटक या कहानी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 आएगा 15-15 नंबर का, और उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये जो है कविता है कि 8 नंबर का पूछेगा, एक पैराग्राफ दे देगा, इसमें से 8 नंबर का पूछेगा, और नाटक का एक पैराग्राफ दे देगा, मतलब एक कहानी जैसा देगा, इसमें से 8 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो 8-8 16 हो जाता है, और इधर 14 नंबर या फिर 15 नंबर का अध्यापन संबंधित मुद्दे पूछेगा। देखिएगा, हिंदी का 15 नंबर तक कॉन्सेप्ट समझ गए, और 2 को गद्य देता है, कविता कहानी देता है, और उससे क्वेश्चन आपको व्याकरण से और उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 15 नंबर का होता है। अब आइए कि इधर 15 नंबर का जो पेडागोजी होता है हिंदी में, उसमें जानते हैं कि क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो देखिएगा, फर्स्ट टॉपिक है कि अधिगम और अर्जन। अधिगम जो होता है कि एक विद्यालय में एक विधिवत व्यवस्था रूप विधिवत रूप से होता है, ठीक है, शिक्षक के सामने होता है। लेकिन अर्जन जो होता है कि हम लोग जो है कि समाज में अर्जन करते हैं, ऐसे खेलते खेलते कुछ सीख जाते हैं, तो उसको अर्जन बोला जाता है। लेकिन अधिगम होता है कि शिक्षक सामने होकर पढ़ाते हैं और हम लोग अधिगम करते हैं, तो उसी को अधिगम बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि भाषा अध्यापन के सिद्धांत, यानी कि भाषा हम कैसे कैसे सीखते हैं, उसके क्या क्या सिद्धांत है वो जानना है। नेक्स्ट है कि सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उसके इसमें है कि सुनने और बोलने, जो कि भाषा बच्चा कैसे सुनता है और कैसे प्रभावपूर्ण बोल सकता है, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विनिमय संदर्भ। तो देखिएगा, जो कि भाषा में व्याकरण की क्या भूमिका है, जो कि भाषा में व्याकरण की क्या भूमिका है, उसके बारे में इस टॉपिक में बताया गया है, ठीक है। तो उसको पढ़ना है। उसके बाद एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौती, भाषा की कठिनाई, त्रुटि और विकार।
तो इस तरह से एक भिन्न विभिन्न भिन्न कक्षा में, यानी कि बहुत तरह के, जो एक हिंदू का बच्चा होता है, एक मुस्लिम का बच्चा होता है, एक सिख का बच्चा, ईसाई का बच्चा, तो विभिन्न संस्कृति से बच्चे आते हैं। उसमें बच्चा भाषा की क्या क्या चुनौतियाँ होती है, शिक्षक उस चुनौतियों से कैसे लड़ सकते हैं, तो इस तरह के मुद्दे पर क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है। और बनता नहीं, पूछता भी है काफ़ी। कठिनाइयाँ क्या हो सकती है, बच्चों में त्रुटि क्या हो सकता है, विकार क्या क्या हो सकती है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाषा कौशल, जो कि लर्निंग स्किल होता है, लैंग्वेज स्किल होता है, जैसे एल होता है भाषा कौशल की। अगर बात करें तो आप लोग डीएलएड या फिर बीएड में पढ़े होंगे, LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इस तरह से चार जो कि भाषा कौशल होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो ये जो LSRW हम बताए, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो इसमें जो है मूल्यांकन आप कैसे करेंगे और उसकी प्रवीणता जो है कि कैसे लाएंगे, ठीक है। तो ये इस जो टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक अध्यापन अध्यापन अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषिक संसाधन। तो इसमें जो है कि हमारे जो हिंदी कक्षा है उसमें TLM, जो कि TLM के बारे में बताया गया, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे देखिए क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मीडिया हो सकता है, सामग्री हो सकता है जो कि कक्षा में बहुभाषिक संसाधन हो सकता है, उसका पाठ्य पुस्तक हो सकता है। तो इस तरह से जो कि कक्षा की जो बहुभाषिकता होता है उसको भी हम लोग TLM में जोड़ते हैं, ठीक है। सिलेबस में ही दिया हुआ है, यह ऑफिशियल सिलेबस है, सिलेबस में ही दिया हुआ है, तो वो होता है। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षा अध्यापन होता है, यानी कि बच्चा का हम लोग उपचार कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए, जो कि सीटेट में आप लोग भाषा 1 तो हिंदी लेंगे, तो हिंदी का 30 नंबर समझा दिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। अब भाषा 2 की बात करें तो भाषा 2 में मैक्सिमम लड़के इंग्लिश लेते हैं और उसके बाद संस्कृत लेते हैं। तो आप या इंग्लिश लीजिए या संस्कृत लीजिए, ठीक है। दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही जो कि ये कॉन्सेप्ट है उसी से क्वेश्चन आता है। देखिए अगर आप भाषा 2 की बात हो रही है तो भाषा 2 में एक आएगा कहानी और एक आएगा कहानी, यानी कि भाषा 2 में कविता नहीं आता, ठीक है। भाषा 2 में आपको दो तरह का पैराग्राफ दिया जाएगा, यानी दो आपको कहानी दिए जाएंगी, ठीक है, और उसी में से आपको क्वेश्चन बताना है। अगर आप संस्कृत भाषा 2 चूज किए हैं तो आपको संस्कृत में अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, ठीक है, दो अनदेखे पद अनुच्छेद, ठीक है। तो दो अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। और जो कि भाषा 1 में आपको बताया है कि उसमें अध्यापन संबंधित मुद्दे उसी तरह से दिए जाएंगे। इसमें है कि दो को कहानी तरह से दिए जाएंगे, ठीक है, और उससे जो है कि आपको उसका आंसर देना, उसी से संबंधित व्याकरण व्याकरण के भी प्रश्न उसी से संबंधित दिए जाएंगे, ठीक है। अगर अब इसका भाषा 2 का पेडागोजी की अगर बात करें तो भाषा 2 में देखिएगा, भाषा 2 में पेडागोजी वही है जो कि ऊपर भाषा 1 में होता है, सेम वही भाषा 2 में पेडागोजी होता है। देखिए सेम वही है भाषा 2 में वही पेडागोजी होता है, लेकिन यहाँ पे भाषा 1 में एक कविता और एक कहानी आता है, लेकिन भाषा 2 में दो कहानी आएंगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से सीटेट का कंप्लीट सिलेबस आप लोग के सामने हम लोग देखें, ठीक है। सीटेट का ये कंप्लीट सिलेबस था। तो अगर आपको सीटेट का ये सिलेबस अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको कॉपी पर नोट कीजिए और स्टडी बॉक्स के सामने, स्टडी टेबल के सामने आप चिपकाइए और रोज़ एक एक टॉपिक पर काम कीजिए। आप टॉपिक को यहाँ से पढ़िए, यहाँ से देखिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको एक टॉपिक पर 1000 वीडियो मिल जाएंगे और वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं और नोट कर सकते हैं और घर बैठे ही आप सीटेट का अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको सीटेट का तैयारी हमसे करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।